प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीणा, सह आचार्य हिंदी विभाग, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। विगत कक्षा में हमने रीतिकाल की प्रारंभिक जानकारी पाई थी। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम रीतिकाल के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जब नामकरण की बात आती है तो हम अनायास ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अवदान को भुला नहीं सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर उसमें जो काल विभाजन उन्होंने किया वह आज भी मान्य है। उनके द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार किया गया है। आदिकाल या वीरगाथा काल 1050 से 1375 संवत। दूसरा मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 और उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, और 1900 से अब तक आधुनिक काल कहा जाता है या गद्य काल कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के इतिहास से पूर्व मिश्र बंधु, जो कि 3 भाई थे, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी और श्याम बिहारी, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन आदि, मध्य और अंत या आधुनिक भागों में किया गया था। आचार्य शुक्ल ने भी परंपरा से प्राप्त ये उक्त नाम तो दिए ही, साथ साथ प्रवृत्तियों को आधार बनाते हुए या उनको दृष्टि में रखते हुए विशिष्ट नाम जोड़ दिए। इस प्रकार चारों कालों के दोहरे नाम देकर प्रत्येक काल की विशिष्ट प्रवृत्ति को द्योतित कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुक्ल जी के इस काल विभाजन के 2 आधार हैं, मानव मनोविज्ञान तथा तत्कालीन प्रमुख प्रवृत्ति। 2 आधार कौन से हैं? मानव मनोविज्ञान और तत्कालीन प्रमुख प्रवृत्ति। मानव मनोविज्ञान किसी भी कालावधि को सामान्यतः 3 भागों में विभक्त करता है, आदि, मध्य और अंत या आधुनिक। शुक्ल जी की आदिकाल में वीर गाथाओं की प्रमुखता दिखाई दी, अतः आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। हालांकि विद्वानों को आदिकाल का यह नामकरण स्वीकार नहीं हुआ। मध्यकाल में 2 विभिन्न प्रवृत्तियां परिलक्षित हुई, अतः शुक्ल जी ने उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। प्रथम भाग को पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल कहा, जिसमें तत्कालीन साहित्य की भक्ति परक प्रवृत्ति प्रमुख थी, उसी को आधार बनाकर भक्ति काल नाम दिया। दूसरे भाग को उत्तर मध्यकाल कहा। दूसरे भाग को उत्तर मध्यकाल कहा, जिसे रीतिकाल की भी संज्ञा उन्होंने दी। उस काल की साहित्यिक प्रवृत्ति से यह अवगत कराती है
यानी रीति परंपरा या जो रीति परिपाटी पर जो कविता लिखी गई उसी को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। आधुनिक काल में गद्य लेखन की प्रमुखता को देखकर उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति प्रचलन में ला दी। इससे अधिक उन्होंने आगे गद्य काल में व्यक्ति विशेष के नाम पर या कविता की प्रमुख प्रवृत्ति के नाम पर भी नामकरण किया। साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कृति, कर्ता और पद्धति के दृढ़ आधार पर किया जा सकता है। यानी क्या? कृति यानी रचना, कर्ता रचनाकार और प्रमुख पद्धति या प्रवृत्ति। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे इसी क्रम में कभी कभी नामकरण के किसी दृढ़ आधार के उपलब्ध न होने पर उस काल का नामकरण प्रभावशाली साहित्यकार के नाम पर भी कर देते हैं या कर दिया जाता है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग आदि आदि। कभी कभी साहित्य सृजन की शैलियों के आधार पर भी काल विभाजन कर दिया जाता है। कभी कभी साहित्य सृजन की शैलियों के आधार पर भी नामकरण कर दिया जाता है, जैसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल का उत्तर मध्यकाल का रीतिकाल नामकरण पद्धति विशेष के आधार पर है, जो कि नितांत समीचीन है। उस समय का वातावरण ही कुछ ऐसा था कि उस युग के प्राय प्रत्येक कवि ने रीति परंपरा के सांचे में ढलकर ही लिखा, क्योंकि तभी उसे समुचित प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती थी। यानी उस दौर में सभी कवि रीति के सांचे में ढलकर लिख रहे थे, तो कोई कवि उससे अलहदा मार्ग या रास्ता कैसे अख्तियार कर सकता था। इसी संदर्भ में डॉक्टर भागीरथ मिश्र का कथन उल्लेखनीय है कि वो कहते हैं, कवि के बारे में कहते हैं कि उसे रस, अलंकार, नायिका भेद, ध्वनि आदि के वर्णन के सहारे ही अपनी कवित्व प्रतिभा दिखाना आवश्यक था। यानी कवि को रस, अलंकार, ध्वनि, नायिका भेद आदि के सहारे ही अपनी प्रतिभा दिखाना आवश्यक था। इस युग में उदाहरणों पर विवाद होते थे, इस बात पर भी कि भी उसके भीतर कौन सा अलंकार है, कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सा रस या भाव है, उसमें वर्णित नायिका किस भेद के अंतर्गत है। काव्यों की टीकाओं और व्याख्याओं से काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करने के लिए भी उसके भीतर अलंकार, रस, नायिका भेद को स्पष्ट किया जाता था। कवि गोष्ठियों में भी यही प्रवृत्ति थी। अतः यह युग रीति पद्धति का ही युग था और इसमें इससे संबंधित असंख्य ग्रंथ
लिखे गए। यहाँ यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि रीतिकालीन साहित्य के रसास्वादन के लिए रस, अलंकार, नायिका भेद आदि के ज्ञान के बिना काम नहीं चल सकता था। रीतिबद्ध कवियों के साहित्य के समझने का रहस्य तो नायिका आदि भेद में निहित है ही, साथ ही रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों के ग्रंथों की पार्श्वभूमि में भी नायिका भेद, रस, अलंकार आदि का प्रौढ़ ज्ञान काम करता हुआ सा दिखाई देता है। अब हम रीतिकाल के नामकरण के बारे में आगे जानते हैं कि रीतिकाल को अलंकृत काल मिस्र बंधुओं ने कहा। मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से भी पुकारा है या संबोधित किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रीति की व्याख्या इन शब्दों में की है। इस प्रणाली के साथ रीति ग्रंथों का प्रचार बढ़ा, आचार्यता की वृद्धि हुई। आचार्य लोग तो स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे, यानी आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते थे। रीति यानी तरीका, शैली, पंथ। जैसे पूर्व में भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि रीति का अलंकार रीति, सुकवि रीति, काव्य रीति, वर्णन रीति, छंद रीति आदि के माध्यम से रीति शब्द का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। तो यहाँ मिस्र बंधु विनोद भी उसी रीति की बात कर रहे हैं। आचार्य लोग तो स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे, यानी काव्य रीति की बात यहाँ कर रहे हैं। मानो वे संसार से यूँ कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी है और अमुक प्रकार के अनुपयोगी, यानी किस प्रकार से रीति का, कविता का में इन विषयों का वर्णन किया जाए और इनका नहीं किया जाए। आश्चर्य होता है कि मिस्र बंधुओं ने उस काल की सामान्य प्रवृत्ति रीति की इतनी स्वच्छ व्याख्या करते हुए उस समय में इसकी प्रधानता देखते हुए भी अपने काल विभाजन का आधार उसे क्यों नहीं बनाया। दूसरा नामकरण आता है कलाकाल। कलाकाल रीतिकाल साहित्य में कला पक्ष की प्रधानता को देखकर इसे कलाकाल भी कहा जाता है। यह तथ्य तो यह है कि साहित्य के भाव पक्ष और कला पक्ष परस्पर इस प्रकार संयुक्त रहते हैं कि उनमें विभाजक रेखा खींचना या उनको अलगाना ठीक नहीं है, यानी उनको अलगाना साधारण कार्य नहीं है, वह बड़ा ही दुष्कर कार्य है। और फिर इस काल के साहित्य में हृदय पक्ष का उद्घाटन भी अत्यंत अनुपम है। मिस्र बंधु विनोद के ग्रंथ में मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखा जाता है कि इसी से इन कवियों की रचना में वाणी के ऐश्वर्य का बहुत बड़ा कोष मिलता है। वाणी के विस्तार की सीमा वस्तुतः यही जानते थे। भावों का कोष
वाणी के प्रतीकों द्वारा उद्घाटित करने की शक्ति इन्हीं में थी। यानी भावों के कोश को वाणी के प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त करने की शक्ति इन्हीं के पास मौजूद थी। जैसे उदाहरण के लिए अपन कहें तो लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत। घनानंद जी स्वयं के लिए ऐसा स्वयं कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने श्रृंगार काल, रीति काल को कहा है, वहाँ भी यह बात देखने में आती है कि रीति काल श्रृंगार काल भी हो सकता है। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी श्रृंगार काल की प्रमुखता को स्वीकारते हैं कि श्रृंगार काल भी, यानी श्रृंगार के साथ साथ वीर रस का भाव यहाँ रीति काल में प्रधान रहा है, तो श्रृंगार काल भी कह सकते हैं। परंतु कह सकते हैं इस बात पर गौर करना चाहिए कि वहाँ वो रीति काल को ही प्राथमिकता देते हैं। रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार रस के समूचे अंगों का सम्यक विवेचन किया है। यानी श्रृंगार के सभी अंगों का सम्यक विवेचन किया है और फिर श्रृंगार रस के स्थायी भाव, रति तथा उसके आलंबन, विभाव, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का विशुद्ध निरूपण उनके साहित्य में कहाँ तक बन पड़ा है, समस्त रीतिकालीन कविता के विहंगम अवलोकन के पश्चात कहा जा सकता है कि तत्कालीन कृतियों में ऐसी परिपाटी नहीं रही है। फिर कहीं कहीं तो ऐसा लगता है शुद्ध श्रृंगार रस न होकर श्रृंगाराभास है। इस काल में श्रृंगार की प्रधानता सर्वनिश्चित है, परंतु वह स्वतंत्र नहीं, सर्वत्र रीति पर आश्रित है। यानी स्वतंत्र रूप से श्रृंगार का उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है, वह रीति पर आधारित है। विद्वानों ने इस काल के समस्त कवियों को 3 भागों में विभाजित किया है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इस प्रकार रीति परंपरा का प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी पर है। इस प्रसंग में हम रीति के व्यापक अर्थ को समक्ष रखना होगा। रीति शब्द का अर्थ है विशिष्टता, पद रचना रीति तथा लक्षण ग्रंथ। रीतिबद्ध कवियों ने तो अपने लक्षण ग्रंथ में साक्षात रूप से रीति परंपरा का निर्वाह किया ही रीति सिद्ध कवियों की रचनाओं की पृष्ठभूमि में भी अप्रत्यक्ष रूप से रीति परिपाटी काम कर रही है। यही रीति मुक्त कवियों की बात, वहाँ भी उसमें भी एक प्रकार की कवित्वपूर्ण पद रचना का वैशिष्ट्य पाया जाता है। यानी रीति मुक्त कवियों की पद रचना में भी कवित्वपूर्ण वैशिष्ट्य पाया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण रीति साहित्य में सीधे या टेढ़े तरीके से रीति परंपरा ही घूम फिरकर चक्कर लगा रही है। यानी जहाँ अपन सीधे भाव तौर पर देखेंगे तो रीति परंपरा है, और थोड़ा सा चक्कर लगा के देखेंगे
यानी रीतिबद्ध तो सीधे रीति परिपाटी पर अपनी रचनाएं कर रहे थे। रीतिबद्ध जो कवि हैं, आचार्य हैं, वो तो रीति परिपाटी से बंधकर अपनी रचनाएं लिख रहे थे, परंतु रीति सिद्ध और रीति मुक्त भी उस परिपाटी से बच नहीं पाए। ऐसी स्थिति में श्रृंगार की प्रमुखता का प्रश्न ही नहीं उठता, न ही श्रृंगार काल के नाम का। श्रृंगार काल की संज्ञा रीति काल की आंतरिक प्रवृत्ति का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इस प्रकार रीति काल को श्रृंगार काल नहीं कह सकते। अंत में तीनों का निष्कर्ष इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है। श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की। रीति काल कहने से प्राय कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था। यह धारणा वास्तविक रूप से सही है। इस प्रकार रीति काल का नामकरण रीति काल रखा गया। धन्यवाद।